ओके, तो करना ये वेक्टर एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में क्या होता है, समझ। वेक्टर जैसे 11th-12th की फिजिक्स, 11th-12th की फिजिक्स में जब हम IIT नीट के लिए पढ़ते हैं तो सवाल करते हैं, और सवाल जब करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें एडिशन भी होता है, उसमें सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है ना। तो एक्चुअल में क्या है कि दो वेक्टर का ऐड करना भी अलग ही तरीका होता है। जैसे आप अभी तक क्या सीखे, जैसे मास को ऐड करते हो तो आप बोलते हो 4 kg और 2 kg कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 kg। बोलो बात को। अब जैसे फोर्स है मान, तो फोर्स है वेक्टर, फोर्स क्या है, अगर मैं ये बोलूँ कि 4 न्यूटन फोर्स और 2 न्यूटन फोर्स को जोड़िए, तो ये 4 और 2 न्यूटन फोर्स ये जरूरी नहीं है कि 6 न्यूटन। बोलो क्लियर, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है इसके, यानी ये कोई चीज ये कुछ और तरीके से ऐड हो रहा है, तो ये लॉ हमें आइडेंटिफाई करना है, समझिए। तो विदाउट वेक्टर तो हम बिल्कुल फिजिक्स में एंटर कर ही नहीं सकते। तो इसका फर्स्ट स्टेप, बोलो क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, बोलो क्लियर। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि द क्वांटिटी that can be measured is called physical quantity, yes है ना। मतलब एक्चुअली क्या हम फिजिक्स में पढ़ते क्या है, हम फिजिक्स में नेचर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हो, नेचर की स्टडी करते हैं। तो देखो नेचर की स्टडी करते हैं तो नेचर को समझने के लिए हम क्वांटिटीज का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो कि अगर कोई सपोज करिए कि कोई प्लॉट खरीदता है, क्या खरीदता है, तो प्लॉट में क्या देखेगा, प्लॉट में तो ये देखेगा कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसका एरिया कितना, क्या यही देखेगा प्लॉट देखेगा। इन तीनों बातों की हेल्प से वो प्लॉट के बारे में समझ जाए, है ना। अच्छा नेचर में जैसे आप देखो आर्मी वाले जब रिक्रूट करते हैं तो वो क्या देखते हैं, वो सब कुछ देखते हैं, आपकी हाइट भी देखते हैं, आपका मास भी देखते हैं, आपका कैरेक्टर भी देखते हैं। जब आपका जॉब लगेगा तो रिलेटेड थाने में पुलिस स्टेशन पर वो वहाँ से लेटर आएगा जो ये वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ का रहने वाला है, इसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट तो नहीं हुई, मतलब इसके कैरेक्टर कैसे रहे हैं उसको भी आइडेंटिफाई, बात को समझो, है ना। तो कई जगह जैसे मान लो कि अगर हमें किसी चीज़ के बारे में समझना है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेंथ, हाइट। अरे लड़की देखी जाती है, क्या लड़की की हाइट देखी, बात तो होती है ना, तो हाइट अच्छी है, अरे मेजर नहीं किया बट उसने अंदाजा लगा लिया हाइट अच्छी है, और एक चीज होती है बड़ी सुंदर है। क्या सुंदरता भी कुछ रोल प्ले करती है ना, ईमानदारी भी कुछ रोल प्ले करती है, यार ईमानदारी तो होना चाहिए ना, क्या सुंदर भी नहीं होना चाहिए, बात समझे ना। बट सुंदरता को हम मेजर नहीं कर सकते, ईमानदारी को हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये सुंदरता, ये ईमानदारी, ये क्वांटिटी तो है, लेकिन ये फिजिकल क्वांटिटी वही है जिनको मेजर, बात को समझो। तो आज की डेट में तो जब हम चर्चा करते हैं मेरा बच्चा ईमानदार है, मेरा बच्चा गुस्सा नहीं होता, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ता है, मेरे बच्चे की हाइट अच्छी है, मेरे बच्चे का मास भी अच्छा है, तो मास, ये हाइट, ये ईमानदारी, ये सुंदरता, ये सब क्वांटिटी, लेकिन मास और हाइट
और बची हुई वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं। क्या मेरी बात समझो? अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो प्रकार, स्केलर और वेक्टर। स्केलर और स्केलर वो होती है जिनमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड। और वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसमें डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन। यस, अब देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्लियर। तो ये फिजिकल क्वांटिटी समझ आई, यानी वो क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सकता है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी एटसेट्रा। ऑल दीज आर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर ऑफ टू टाइप्स, one is scalar, other is vector. Scalar is that quantity it has magnitude only. Vector it has magnitude as well as charge. बोलो क्लियर? अब समझना है कि स्केलर और मैग्नीट्यूड में कैसे। तो देखो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपसे कहा कि आप सब्जी मंडी है, तो सब्जी मंडी आपने कहा दुकानदार से कि बोलो मेरे को 5 केजी आलू दे, तो वो समझ गया, वो 5 केजी आलू आपको मेजर करके दे। आपको वहाँ पर डायरेक्शन बताने की जरूरत। बोलो क्लियर? क्या आपको मास जो है ना क्या स्केलर होगा? मास कैसा होगा? ऐसे ही मान लो डॉक्टर के पास, डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब हमें आजकल भूख नहीं लगती, क्या करते? डॉक्टर ने कहा कि आप ऑफिस का काम करते हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते, इसलिए भूख नहीं लगती है। आप रोजाना सुबह खड़े होके 2-3 किलोमीटर पैदल चला करो, वॉकिंग किया। तो उसने पूछा, आपने पूछा कि सर 3 किलोमीटर, डॉक्टर से कि सर 3 किलोमीटर, यस। तो एक बात है कि डॉक्टर ने जो 3 किलोमीटर चलने को बोला, इसमें डायरेक्शन का कुछ महत्व है। वो 3 किलोमीटर आप रूम के अंदर चल सकते हो, आप सीधे जा सकते हो, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। देयर इज नो कंडीशन ऑफ द डायरेक्शन इन द टास्क ऑफ द डॉक्टर। समझे? बोलो क्लियर? तो डॉक्टर ने जो 3 किलोमीटर वॉकिंग के लिए बताया, क्या वो स्केलर है? क्या है वो? बात समझना। अब मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने कहा आपसे कि समर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ 3 किलोमीटर, एक सोप मिलेगी कुछ लेकर आओ। अब बताओ कि मेरा ये काम क्या डायरेक्शन में डिपेंड करता है? अगर आप नॉर्थ में नहीं जाओगे तो सोप नहीं मिलेगी, मेरा काम नहीं होगा। अगर मेरा काम करना है तो आपको एग्जैक्टली नॉर्थ में जाना पड़ेगा और एग्जैक्टली 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तो मेरा काम क्या इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों का इम्पोर्टेंस है? तो दिस इज द फैक्टर। तो डॉक्टर ने जो 3 किलोमीटर बताया वो स्केलर है, और मैंने जो 3 किलोमीटर बताया वो है यस। बोलो समझ आया? और तो एक और है, जैसे मान लो जो नेल्स होती है ना, जैसे आयरन नेल्स है ना, मान लो कि नेल्स मुझे यहाँ पे ऐसे नेल्स, तो थोड़ा से मैं नेल्स को ऐसे अंदर इसको मान लो 10 मीटर फोर्स लगा, कितना लगा? तो ये नेल्स इसके अंदर चले। अब मैंने आपको चोट लगी, मैंने बोला समझ अब आप करो दूसरी नेल्स को आप, तो आपने कहा कि सर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मैंने कहा कि 10 मीटर। अब आपने कहा कि ऐसे पकड़ के 10 मीटर फोर्स कैसे लगा? तो मेरा काम क्या ये नेल्स अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। मतलब मेरे को ये बताना चाहिए था कि समझ 10 मीटर लगाना, लेकिन इस डायरेक्शन में डायरेक्शन बताना चाहिए, हमारा डायरेक्शन का महत्व है। तो जो फोर्स है वो भी तो समझ आया कि कौन स्केलर और कौन क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना? वेक्टर को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होगा सिंबॉलिक, क्या होगा? सिंबॉलिक। बोलो आपको समझे कि नहीं समझे? सिंबॉलिक, सिंबॉलिक में क्या करते हैं? देखो ध्यान से, मतलब पहचान। अरे क्वांटिटी 2 प्रकार की होती है, स्केलर या कैसे पता पड़ेगा कि वेक्टर है स्केलर है? जैसे मान लो कि अपने सरदार
होते हैं, पंजाबी होते हैं, तो क्या उनके सर पर पगड़ी लगी रहती है, क्या वो उनकी पहचान है? पगड़ी लगी हुई समझ जाएंगे सरदार साहब। तो ऐसे ही अगर कोई वेक्टर है तो क्या उसकी कोई पहचान होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लो ए अगर कोई वेक्टर है तो उन्होंने कहा तो ऊपर एरो लगा दो, क्या लगा दो? एरो लगा दो। तो एरो से समझ गए कि ये वेक्टर है, ये क्या है? और देखो या फिर बार लगा दो, क्या लगा दो? और या फिर कैप लगा दो, क्या लगा दो? और या फिर लेटर को जो है ना डार्क कर दो, कैसा कर दो? डार्क। ये चार तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्या मेरी बात समझ आई? कोई बुराई? और देखो दूसरा है, अब देखो एक बात, जैसे मान लो कि ये वेक्टर है तो फिर इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, तो कैसे लिखा जाए कि कोई चला 3 मीटर, कितना चला, लेकिन किधर चला ये नहीं बताना पड़ेगा, डायरेक्शन नहीं बतानी। अरे तभी तो वेक्टर माना जाएगा। अगर ए के ऊपर एरो लगा है मतलब ये वेक्टर है, और वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 3 और डायरेक्शन, क्या कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट? अगर मास लिखते तो क्या सिर्फ इतना लिखते, डायरेक्शन लिखने की जरूरत? मास के लिए ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। तो मास मतलब वो क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, क्या वो इसके और वो क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए क्या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत है, तो वो क्या है? बात को समझेंगे। और देखो एक और चीज बताता हूँ, इसके दोनों साइड ऐसे दो डंडे खींच दो, समझे ना? इसे कहते हैं मोड। क्या कहते हैं? अगर किसी वेक्टर का मोड ले लिया, अगर किसी वेक्टर का, तो ऐसा समझो कि वो मैग्नीट्यूड बनाए। इसके पास है दोनों चीज, वेक्टर है तो वेक्टर के पास है दोनों, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वेक्टर का मोड ले लिया तो सिर्फ वो मैग्नीट्यूड बताएगा। हाय समझ आया? कोई बुराई? चलो दूसरा है अपना ग्राफिकल। क्या है? ग्राफिकल। क्या है? ग्राफिकल। तो ग्राफिकल में क्या होता है? ऐसे एक स्ट्रेट लाइन, क्या लेते हैं? बढ़िया जो है ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ विद एरो और स्ट्रेट लाइन विद एरो, स्ट्रेट लाइन विद एरो। समझ आया? बोलो क्लियर? तो ध्यान से देखो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये इसको कहते हैं टिप या हेड, और ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं टेल। क्या कहते हैं? टेल। समझे ना? तो याद रखना इसमें, जैसे लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ लाइन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, एंड एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन। क्या लेंथ मैग्नीट्यूड बताती है और एरो डायरेक्शन। एरो क्या बताता है? डायरेक्शन। ये बात समझ आती है? कोई बुराई? समझे ना? है ना? अब देखो समझते हैं कैसे। जैसे मान आपने लिखा कि 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग along north, along 10 न्यूटन फोर्स एक्टिंग along, बोलोगे? अब इसको हम ग्राफिक करें तो देखो इसे पहले तो ये बना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। अब ये तो फोर्स है ना, और ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो लाइन खींचनी पड़ती है, तो ये मानना पड़ेगा। तो समझो 1 न्यूटन बराबर मान लो 1 सेंटीमीटर,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। इरेज कर दो इसको। देखो अब हेडिंग लो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, पहला पॉइंट, वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर डज नॉट चेंज with 360 degree और 2 pi radian rotation। माना वेक्टर को 360 डिग्री से घुमा दो, इसमें कोई चेंज, देखो ध्यान से, मान लो ये कोई वेक्टर है, ये कोई, इसको जो है ना 60 डिग्री घुमा दो, कितना घुमा दो, क्या 60 डिग्री घुमाने से इस वेक्टर में चेंज आया कि नहीं आया? आया, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों की लेंथ तो बराबर है, और लेंथ बराबर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड बराबर, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये और इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो सेम नहीं है ना, तो ये दोनों वेक्टर बराबर नहीं हो सकते, तो वेक्टर बदल जाएगा अगर उसको 60 डिग्री से घुमा दोगे। लेकिन अगर आप इसको 360 से घुमाओ, कितने से घुमाओ, 360 से घुमाओ, नहीं आ, क्या कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। ये बात याद रखना, क्या ये बात समझ आई? दूसरा पॉइंट, दूसरा, वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर डज नॉट change with parallel shift, with parallel shift। देखो अगर ये वेक्टर है और इसको पैरेलल शिफ्ट कर दो, क्या कर दो, कोई दिक्कत, कोई चेंज हुआ क्या? ये कोई चेंज हुआ क्या? ये वाला वेक्टर डायरेक्शन इधर, ये वाला वेक्टर डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन सेम है और दोनों की लेंथ सेम है, वेक्टर में कोई चेंज आया कि नहीं आया? तीसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? तीसरा, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन the vectors। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल join tail to tail, tail to और head to head, then smaller angle is the angle between the vector, angle between the vector। क्या ये बात समझ आई? एंगल बिटवीन द वेक्टर, बोलो क्लियर? अब देखो ध्यान से, समझाता हूँ। जैसे मान लो एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये है, दोनों के बीच एंगल निकालना है, क्या सबसे पहले टेल से टेल मिलाया या फिर हेड से? तो मान लो कि इसके टेल को यहाँ ले आओ, तो फिर इसको यहाँ ले आओ पैरेलल से। क्या पैरेलल शिफ्ट करने से कोई चेंज नहीं आता?
बचा। अब क्या एक टेल में टेल मिल गई, तो देखो एक एंगल तो ये दिखाई दे रहा है और एक एंगल ये भी दिखाई दे रहा है। तो छोटा वाला क्या कहलाएगा, क्या थीटा कहलाएगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द, समझ आया, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट्स हुए ना, राइट, whatever you want to write, erase the paper. एक सवाल लेते हैं, मान लो ऐसे ये एंगल है 30 डिग्री, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर, तो बताओ एंगल बिटवीन ए बी, बी सी, सी कैसे मिला, ए बी के बीच एंगल, ए बी के बीच, ए ये है और बी ये, क्या ए का यहाँ पे हेड है और बी का, और एंगल निकालने के लिए आपको हेड से हेड मिला होना चाहिए या टेल से, तो मैंने क्या किया, ए को मैंने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, क्या पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूँ, तो क्या दोनों को टेल टेल मिल गए, तो दोनों के बीच एंगल 90, तो ए बी के बीच एंगल 90, क्या मेरी बात समझ आई, बी सी, बी ये है, ये एंगल का 60 माना जाएगा, ये 30 तो ये 60, अब हमें एंगल चाहिए बी सी के बीच, तो बी का हेड है और सी का, तो क्या बी को आगे पैरेलल शिफ्ट कर दूं, क्या टेल से टेल मिल गए, क्या ये वाला एंगल माना जाएगा, ये एंगल कितना होगा, कितना होगा एंगल, टोटल 180 होता है कि नहीं, 180 में से 60 कम कर लो, नहीं आया, सी ए, सी का हेड और ए का टेल, तो क्या आगे ले जाऊं, क्या ये वाला एंगल, क्या 150 आएगा, अरे 180 माइनस 30, नहीं आया समझ, तो कैसे निकाल सकते हैं, पक्का, वेरी गुड, आगे बढ़ो, तो देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, देखिए वेक्टर के कई टाइप होते हैं, बेसिक वेक्टर के कई टाइप होते हैं, हम उनको पूरे को नहीं पढ़ेंगे, कोप्लेनर वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोर करंट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, कई टाइप के वेक्टर। हम पढ़ेंगे इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर, बस 3 पढ़ेंगे, और जहां जैसे जरूरत पड़ेगी चैप्टर वाइज तो वहां पे थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा, अभी इतना डिटेल में लेने की उनकी कोई जरूरत नहीं। तो सबसे पहले मैंने लिखा पहला इक्वल वेक्टर्स, क्या चीज, इक्वल वेक्टर्स, तो ऐसा समझो कि 2 वेक्टर हैं, ये ए और ए, क्या दोनों की लेंथ बराबर है, तो इसका मतलब क्या दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, अच्छा इसका मतलब क्या मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दोनों की डायरेक्शन भी बराबर है, सेम है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, ए वेक्टर बराबर, मतलब ये दोनों वेक्टर पूरी तरीके से इक्वल है, इक्वल के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड को इक्वल होना चाहिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है, अब देखो नेगेटिव क्या चीज, नेगेटिव, तो एक वेक्टर ए इधर और एक वेक्टर बी इधर,
क्या दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, बट क्या डायरेक्शन अपोजिट है? डायरेक्शन तो एक कहलाते हैं नेगेटिव। तीसरा यूनिट वेक्टर, कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब a vector having unit magnitude, a vector having unit magnitude is known as unit vector, is known as unit vector। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैप से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैप से। समझेंगे नहीं समझे? इसका यूज दिया जाता है यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन, यूज टू इंडिकेट डायरेक्शन। बात को समझेगा। अब देखो एक बात समझना जरा ध्यान से। जैसे मान लो ये वेक्टर है, क्या है ये वेक्टर, तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे तो लिखा जाएगा 3 मीटर चला अलॉन्ग एक्स। इसका मोड ले लो, क्या 3 मीटर, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? डिवाइड करो 3 से, क्या बना? बोलो समझो, ये क्या है? क्या मैग्नीट्यूड है? क्या डायरेक्शन है? तो एक ऐसा वेक्टर है ये जिसका मैग्नीट्यूड और जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, यूनिट माने वो यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? कैसे रिप्रेजेंट करें? ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर अपॉन